हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग मेंस दे रहे हैं, चाहे आप यूपी एससी का मेंस दे रहे हो, यूपीएससी या यूपी पीसीएस। 2023 की बात हो रही है। जो भी इसका मेंस दे रहे हैं इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। प्लस ये जितने भी सेशन आगे चल के होंगे मेंस मॉडल आंसर के, ठीक है, मेंस मॉडल आंसर, ये इनका 60 से 70% रोल यहीं से अदा कर देंगे आपके जो मेंस आप लिखने जाओगे। अगर आपने तरीके से सारी चीज़ें देख ली, समझ ली, अपने उसमें अप्लाई कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्लस वो स्टूडेंट्स जो आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस इनको भी लिखना है और मेंस में ऐसे आपका मुख्य रोल अदा करता है सिलेक्शन में। ठीक है, जीएस तो आपने जो पढ़ी है फिर से वही चीज आएगी, हिंदी में भी मैक्सिमम लोग कर जाते हैं, ऐसे आपका मुख्य रोल अदा करेगा तो उसमें भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तो वन बाई वन करके जानेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले उस पर बात करेंगे कि आंसर राइटिंग जब आपको करनी है मेंस की तो किन किन पॉइंट पे ध्यान देना है। बहुत ही व्यवहारिक बातें करेंगे, किताबी बातें नहीं करेंगे कि ये चीज आ गया तो कैसे करो, समालोचना आ गई तो ऐसे देखो वैसे देखो, कुछ नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक कि जो चीज सरल भाषा में आपको समझ में आए, एक एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन को देखो, समझो, की पॉइंट जो है उनको अंडरलाइन कर लो, जितने भी क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं। आगे चल के जैसे ही क्वेश्चन और आंसर आएंगे, मॉडल आंसर आएंगे, हर एक चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। अभी केवल ओवरऑल आइडिया ले लो हर चीज का। तो जब कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को समझ लिया आपने, कीवर्ड्स नोट डाउन कर लिए। अब हर एक क्वेश्चन को जब आप आंसर करते हो तो उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका इंट्रो, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। तो आप इंट्रोडक्शन देते हो। दूसरा पोर्शन होता है मेन बॉडी, मेन बॉडी लिखते हो। तीसरा पोर्शन होता है कंक्लूजन। तो इंट्रो में क्या होता है, मेन बॉडी में क्या क्या होता है और कंक्लूजन में क्या क्या ऐड होता है, वन बाई वन करके बात करते हैं। सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जाते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आप उसमें क्या करते हो, डेफिनेशन। देखो, इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिख सकते हो। अगर कोई क्लिष्ट टर्म है, ऐसा टर्म है जो यूजुअली यूज नहीं होता है, तो आप उसकी क्या है, डेफिनेशन दे दोगे। कि अगर जैसे आ गया कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या था, जीएसटी पे आ गया कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या था, इसके बारे में बताइए और कैसे जीएसटी इस इफेक्ट को दूर करेगा। तो अब चूंकि कास्केडिंग इफेक्ट नॉर्मली लोगों को क्या है, पता नहीं होता है कि क्या है, आप इसकी परिभाषा के साथ बढ़ाओगे। इंट्रो जो है परिभाषा लिख दोगे कि कास्केडिंग इफेक्ट ये होता है, करों के ऊपर जो दोबारा कर लगते हैं वो इफेक्ट होता है। जीएसटी इसको दूर करने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, कैसे क्या है वो सारी चीजें आगे करोगे। या फिर किसी चीज के बारे में आप सामान्य परिचय दे दोगे। हाल में जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं वो है कि तथ्यात्मक, आपका इंट्रोडक्शन तथ्य के रूप में शुरू हो। वो उसी सब्जेक्ट में शुरू हो सकता है जिसमें तथ्य हो, जैसे इकोनॉमिक्स आ गया कि बेरोजगारी दर हाल ही में जो दक्षिण एशिया है उसमें बेरोजगारी दर सारे देशों में बढ़ी है, इंडिया में भी एक संभावित खतरा है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप यहाँ पे तथ्य दोगे। एनएसएसओ ने जो सर्वे करता है, एनएसएसओ, उसका डेटा निकाल दोगे कि इसका हालिया सर्वे जो इस टाइम पे हुआ था, इसके अनुसार इतने परसेंट इंडिया में बेरोजगारी दर है। अगर अलग अलग राज्यों का निकालें तो ऐसे ऐसे है। जबकि हमारा जननांकी लाभांश लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है, जबकि ये घटनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इंट्रो दे सकते हो। या कोई हाल की घटना हो, तो हाल की घटना हो, जैसे आपसे पूछ लिया कि जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक युद्ध हैं, छोटे छोटे युद्ध हैं या बड़े बड़े दो देशों के बीच, किस प्रकार से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके पास जैसे क्षेत्रीय भू राजनीतिक युद्ध की बात की, तुरंत माइंड में आना चाहिए यूक्रेन युद्ध, कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसने दुनिया भर को कैसे प्रभावित किया। तो आप इंट्रो जब शुरू करोगे तो हाल ही में जो बहुत सारे क्षेत्रीय भू राजनीतिक युद्ध हुए, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से काफी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे करके आपने फिर मेन बॉडी पे आ गए। तो इंट्रो का आप कई तरीके से शुरुआत कर सकते हो। अभी तो एक जानकारी दे रहे हैं, एग्जाम्पल अभी भी देते जा रहे हैं। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया है जीएसटी पे, जीएसटी का एक क्वेश्चन उठाया है, अब आपको आगे चल के बताएंगे उस क्वेश्चन के प्रति आपका क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, जिसको भी ये जो लेक्चर अब आ रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए, वो जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप होगा,
जीएस रेवोल्यूशन ऐप है आपका प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लें। उस पे एक फ्री फोल्डर में आपको फ्री पीडीएफ मिलती जाएगी, जितने भी ये मेंस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं ये आपके लिए फ्री चल रहा है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐप डाउनलोड करना है। कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के, किसी भी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, पहला कमेंट वहीं मिल जाएगा, उसमें सारी जानकारी है, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में आपको क्या क्या डालना है, तो मेन बॉडी में फ्लो चार्ट डाल सकते हो, सारणी बना सकते हो, कोई मैप भी डालने की अगर जरूरत हुई तो मैप। ये इसका दबाव नहीं लेना है कि आपको फ्लो चार्ट डालनी है, ये ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट ना केवल इसका दबाव ले लेते हैं, कंटेंट पे वर्क नहीं करते। याद रखो, अगर आपके पास एकदम परफेक्ट कंटेंट है और उस कंटेंट को पेश करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कोई नहीं रोकता है आपका मेंस में टॉप करने से। सिलेक्शन तो भूल जाओ। जो लोग कंटेंट नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट पे ध्यान देंगे, सारणी मैप पे ज्यादा ध्यान देंगे, कंटेंट अपना नहीं बनाएंगे, उनको दिक्कत होगी। तो आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में आपके पास फ्लो चार्ट वाली चीजें हैं। जैसे पूछ लिया, अब मैं बताता हूँ फ्लो चार्ट यूज कहाँ करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया कि जिसमें डायरेक्शन बहुत सारी हैं, ठीक है, वहां आप फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। या तो केवल फ्लो चार्ट यूज किया आपने और क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया, चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी का जीएसटी के प्रभाव, तो आपने फ्लो चार्ट बनाई, प्रभाव लिख दिया, और यहां पे लिख दिया जीएसटी का प्रभाव क्या है, एक देश एक बाजार या साझा बाजार का निर्माण करना। यहां पे लिख दिया है कि जो लागत है ट्रांसपोर्टेशन की उसको कम करना। ऐसे करके कर दिया तो आपकी फ्लो चार्ट यहाँ काम कर जाएगी। तो वो आपको देखना है, जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे पूछ लिया है पटना कलम की विशेषताएं, बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। अब पटना कलम की विशेषताएं बीच में की, आपने यहाँ पे सारी विशेषताएं पहले यहाँ दर्शा दी, फिर वन बाई वन करके हेडिंग डाल के उनके बारे में डिटेल से बताया। तो ऐसे भी फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या करना है, फ्लो चार्ट, सारणी और मैप आप डाल सकते हो। कारण, अब हेडिंगें देख लो, इन हेडिंगों को अगर आपने रट लिया और इनको ध्यान दे लिया कि ये हेडिंग आपको उस क्वेश्चन में, उस टॉपिक में निकालनी है, आपका क्वेश्चन आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आप करके आओगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो क्या है कारण, सबसे पहले आप देखो किसी चीज का कारण निकल रहा है क्या। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ही फिर से ले लो, तो इसके कारण जाओगे, कारण बहुत सारे हैं। यूक्रेन नाटो की तरफ झुकाव है, यूरोप की तरफ झुकाव है, जो रूस है उसकी संप्रभुता को चुनौती मिल रही है, जो नेटो है उसकी जो सेनाएं हैं बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाती है रूस के। ये बहुत सारा कारण है, रूस की भी एक नीति है। तो ये सब कारण देखोगे, कारण, वर्तमान स्थिति अभी क्या चल रही है वो देखोगे, या उद्देश्य, ये हेडिंग आप सबसे ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। फिर आप आओगे, दूसरी हेडिंग है आपको देखनी है लाभ या किसी चीज का प्रभाव या उसका महत्व। इनमें से कोई ये नहीं है कि सारी डालनी है, एक हेडिंग निकाल लो। टोटल आपको 6 हेडिंग्स निकालनी है किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप देखो यूपीपीसीएस में कितने शब्दों में लिखना होता है, एक लिखना होता है 125 वर्ड्स जो 8 नंबर का होता है, एक लिखना होता है 200 वर्ड्स जो कि 12 नंबर का होता है। बस इतने वर्ड्स हैं। ये 125 वर्ड भरने में 1.5 पेज लगता है और 200 वर्ड भरने में आपको 3 पेज मैक्सिमम बता दिया, इतने लगते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, 3 पेज, उसका पेज छोटा होता है, जो आपको कॉपी मिलती है उसका पेज छोटा होता है, बड़े आसानी से कर पाओगे। बट आपको तरीका पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको गिनी चुनी चीज़ें निकाल लो, वो उससे रिलेटेड हो क्वेश्चन से, आप कर जाओगे, काम हो जाएगा। फिर आप अगली हेडिंग देखो कि कुछ चुनौतियां वगैरह यहाँ से निकल रही हैं। जैसे किसी चीज़ की, अभी हाल ही में जो युद्ध है उसी की चुनौतियां, दुनिया के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। ईंधन है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ईंधन की जब प्राइस बढ़ेगी तो जितने भी उद्योग हैं, उद्योग में ईंधन के रूप में क्या जा रहा है आपका, तेल, पेट्रोलियम यूज हो रहा है, कोयला यूज हो रहा है। जब इनकी कीमतें बढ़ रही हैं तो जो वस्तुएं बनेंगी उद्योग से वो भी महंगी होंगी, मंदी आ रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो आपको चुनौतियां देखनी है, अब तक की उपलब्धियां देखनी है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे बोला जाए कि G20 है, G20 के बारे में चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इसकी उपलब्धियां, सीमितताएं, ये भी जो भी। तो उपलब्धियां देखनी है आपको, तो उपलब्धियां देखोगे। फिर देखो कि गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, या तो इंडियन गवर्नमेंट या दुनिया भर की जो है संस्थाएं, उनके प्रयास, योजना या पहले, और इसको अगर सफल हुआ है पूरा तो सफलता के कारण देख लें, अगर सीमित सफल हुआ है तो सीमित सफलता। ये आपके मेन बॉडी में ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपको इतनी हेडिंगें माइंड में बसा लेना कि इनमें से कौन कौन सी हेडिंग आप उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से निकाल सकते हो। सारी नहीं निकालनी, फिर भी बताया, अगर आपने 6 हेडिंग्स निकाली, 6 दिशाओं में
चार चार पॉइंट्स आपके पास हैं तो आपसे बेस्ट नंबर किसी को मिल ही नहीं सकते, टॉप कर जाओगे समझो। तो बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका क्या होना चाहिए, जब आप कंक्लूजन देते हो तो उसको बोलते हैं आगे की राह, राह दिखाते हो कंक्लूजन में। जब आगे की राह दिखाओगे ना तो आपका अप्रोच जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। वहां तो आपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें की हैं, लेकिन यहाँ आपका बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। आगे आशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा सारी चीजें खत्म ही हो रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से यूक्रेन खत्म हो रहा है, लेकिन आगे की एक आशा भी होनी चाहिए। ठीक है। व्यवहारिक, जो आपका सॉल्यूशन हो, समाधान हो, वो व्यवहारिक होना चाहिए कि जमीन पे उतर पाए, एकदम हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। आगे चल के बताऊंगा कैसे व्यवहारिक होता है। संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए, ये बहुत, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आपकी हर एक चीज उस मापदंड पे तौली जाएगी। जैसे बोल दिया गया अगर कि जो आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं, तो क्या इनको तुरंत सजा देनी चाहिए। कसाब को क्वेश्चन आ गया कि 4-5 साल तक क्यों रह के खिला रहे हैं, तो हमें वहां पे हमारी संवैधानिक समझ की जांच होती है कि सबको मौका देना चाहिए, सिस्टम है, एन सब कुछ दिख गया, लेकिन ऐसे करके फिर एक संविधान का पालन नहीं होगा, फिर उसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए आंसर देने का। संवेदनशील, जो आपका आंसर हो वो संवेदनशील होना चाहिए, एकदम व्यवहार में शुष्क नहीं होना चाहिए। व्यवहार में शुष्क होता है तो क्या होता है, जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे वर्ग ऐसे वंचित हैं, तो उनके प्रति आपको संवेदनशील भी रहना है, समाधान मूलक होना चाहिए। अब इनमें से सारी चीजें नहीं है, मैं क्या बोला, एक चीज या तो ये अपना लो, या ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आशावादी होना है या व्यवहारिक होना है संवैधानिक रूप से, तो ये सारी चीजों में से एक चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो उस आंसर में रहे। वर्तमान में अगर देखो कोई भी पूरे आंसर के बारे में बात हो रही है अब, कि पूरा जो आप आंसर लिख रहे हो जहां पे भी उसको वर्तमान से कनेक्ट कर पाओ, जिस भी लाइन को वहां करो, वर्तमान के उदाहरण दे पाओ वहां दो, ये आपके आंसर में जो बोनस पॉइंट दिलाते हैं ना, बोनस 0.5 नंबर, ये बढ़ाते हैं ऐसी चीजें। तो यहाँ से आपका आंसर बहुत बेस्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ों का ही ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ों का नहीं ध्यान रखना। कोई बोलेगा ये करो, ये टर्म आ गया तो उसको कैसे करो, वो टर्म आ गया, उतना समय नहीं रहता। ये ध्यान रखना कि 20 क्वेश्चन और उनके अटेम्प्ट करना, उनके आंसर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 या 6 क्वेश्चन तक आप सोच समझ के चीज़ें करते हो, फिर आपकी स्पीड बढ़ानी होती है, फिर वही चीज़ें जो आपने माइंड में बार बार प्रैक्टिस की होती है ना, वही लिखते चले जाते हो, सोचने का भी समय नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका जीएसटी पे, कि वस्तु तथा सेवा कर की अभी तक की उपलब्धियों पर टिप्पणी करें, पहली चीज, या इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, या सीमाएं बताएं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन से एक तो आपको ये पता चलेगा कि नोट कैसे बनाएं। जो अभी आप नोट बनाओगे ना, नोट बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग मेंस दे रहे हैं ये बात ध्यान रख लेना, अगर आप पर डे 2 से 3 आवर्स नहीं लिख रहे हो अभी से ना, आप पहले ही बाहर हो। आप बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि खुद को गलतफहमी में रखना बहुत खराब चीज है। तो नोट्स, आप या तो नोट्स बनाइए खुद के, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बनाइए टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपके उसमें आने वाले हों उनको प्लस करंट के टॉपिक लेके, और पर डे 2 से 3 घंटे लिखो, फिर उनको पढ़ो और याद करो। फिर जब आपका 1-1.5 महीने पढ़ाई हो जाए, 1.5 महीने बचे लास्ट में, तो आप इसी चीज को जो आपने पढ़ा है आंसर राइटिंग करो। डेली एक टेस्ट लिखो कम से कम, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अगर आप पेपर पूरा करके आ गए, आपकी इंटरव्यू कॉल तो सिर्फ आपका पेपर कॉल, पेपर जो पूरा करके आए उसी से आ जाती है। ठीक है, कितना भी आपको कम आ रहा हो, बट आप थोड़ा सा लॉजिकली लिख रहे हो तो आ जाएगी। अब जो पेपर पूरा करके है और साथ में लॉजिकल भी है, वो आराम से सिलेक्शन हो जाता है उनका। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी के बारे में अब ये सारा क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसके बारे में देखते हैं कि इंट्रो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जीएसटी का अगर आपको परिचय देना है तो परिचय दे सकते हो। तो क्या है, जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट है जीएसटी एक किस्म का। ठीक है, कर प्रणाली है, आगे और लिख सकते थे, जो सर्वप्रथम यहाँ आया तो किसी यूरोपीय देश में जीएसटी शुरू हुई थी उसका भी लिख सकते हो, जो कि भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया। और आगे लिखना है तो 2017, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, और आगे चीजें लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास शब्द सीमा होती है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम शब्दों में आप बेस्ट चीजें बोल दो। बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है कि सब चीज डाल दो, क्योंकि उतनी शब्द सीमा भी नहीं दी रखी ना आपको। फिर परिचय, अब इसका परिचय अगर आपको देना है कि और जीएसटी के बारे में और जानकारी देनी है, तो यह ये गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी क्या है, गंतव्य आधारित कर।
इसके पहले जितनी भी चीजें लगती थी ना, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तो ये सब क्या थे आपके, ये थे जहां पे बन रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आधारित कर थे कि जहां पे उसकी उत्पादन हो रहा है वहां उनको कर देना पड़ता था। जीएसटी ने क्या कर दिया, जहां इसकी खपत हो रही, जो लोग खरीद रहे हैं, तो जो लोग खरीद के कर देंगे उसके राज्य को जाएगा उसका, ठीक है। तो गंतव्य आधारित कर है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया। 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। 3 भाग हैं इसके, तो 3 भाग लिख सकते हो आगे चल के। अब किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है जीएसटी को या कर की दरों को, तो 279A1 द्वारा स्थापित जीएसटी परिषद इसका संचालन करती है। बस ये चीज आप कर सकते हो। अब इसकी जीएसटी की उपलब्धियां देख लेते हैं। देखो हर एक हेडिंग देखोगे, हेडिंग में बड़े शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट ऐसे ही आपको अपने नोट्स में डालने हैं कि एक पॉइंट अगर आप विस्तार करना चाहो तो बहुत ज्यादा विस्तार। तो इसकी उपलब्धियां में क्या है कि कर के आधार में वृद्धि हो गई। 2017 में सिर्फ 63.9 लाख आदमी कर देते थे, जो बढ़ के 2022 में 1.38 करोड़ लोग ऐसे हो गए जो जीएसटी में पंजीकरण है और वो कर दे रहे हैं। मासिक औसत संग्रह जो 2020-21 में 1.04 लाख करोड़ हुआ था, वो अब 2021-22 में बढ़ के कितना हो गया, हर महीने 1.24 लाख करोड़, दैट मीन्स 20,000 करोड़ आपका मासिक संग्रह बढ़ गया है। अब आगे आते हैं, लाभ इसके देख लेते हैं अब। तो हर एक हेडिंग और उसके नीचे शॉर्ट में आपके पॉइंट 4 या 5 पॉइंट एक हेडिंग पे दे दिए, टोटल आपने 4 या 5 हेडिंग दे दी, आपका आंसर बेस्ट है। बस इंट्रो लिखो, कंक्लूजन लिखो, निकल लो, ठीक है। तो जीएसटी परिषद, इसके लाभ क्या है, जीएसटी परिषद जो बनाई गई उसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यों को 2/3 वोटिंग राइट्स दिए हैं और केंद्र के 1/3 है। तो इससे क्या है, आर्थिक संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, खत्म हुआ है इससे। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता था, एक कर लगा दी, जैसे किसी राज्य ने कर लगा दिया, राज्य के ने कर लगा के उसकी कीमत 100 रुपए की है, राज्य ने 20% लगाया 120, तो अब केंद्र कर लगाएगा वो 120 पे लगा देगा, तो एक कर के ऊपर कर हो जाता था, ठीक है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पे समाप्त हो गया। दूसरा, दरों और संरचनाओं को एक समान बनाने में मदद। इसमें क्या होता था कि एक चीज की दर जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी, एक सिंगल चीज की, यहाँ पे बाइक पे अलग कर लग रहा था, दूसरे राज्य में अलग, तीसरे राज्य में अलग, तो इनके रेट में भी हर जगह क्या अंतर आ रहा था। ये चीजों को अब ये क्या एक समान बनाने में मदद हो रही। ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी सुधर रही थी। 2020 के बाद वर्ल्ड बैंक ने इसको निकालना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना ने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ झोला कर दिया था, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा मिल रहा है। रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग, जीएसटी में क्या है, इनका पोर्टल है, वहां पे आप पंजीकृत कर देते हो, फिर कोई भी चीज खरीदते हो तो आपका उसका जो इनपुट टैक्स है ना, क्रेडिट्स, वो पिछले वाले आइटम पे मिलता है। इस तरीके से आप एक चेन में आ जाते हो। तो अगर आपको चीजें खरीदनी है तो जीएसटी पंजीकृत होना ही होना है। तो इससे क्या, रियल टाइम आपके डेटा की एक प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है। इससे आप कर देने को, कर चोरी नहीं कर पाओगे, कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। ई वे बिल होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वगैरह जाते हैं तो उनका क्या है, ऑनलाइन ही बिल निकाल लिया जा रहा है। तो अब इस पे ऑनलाइन है, तो जो चुंगी पे अधिकारी परेशान करते थे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, वो चीजें खत्म हो गई। तो इससे क्या, रसद की लागत में गिरावट आ गई। अब चुनौतियां देख लेते हैं। चुनौतियां यह हैं कि अभी तक जो जीएसटी का जीडीपी पे प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही सीमित पड़ा है। जितनी इसके बारे में बातें बोली जा रही थी उतना प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा। इसके कई रीजन है कि पहले ट्रेड बार चल रहा था चीन और ट्रंप के समय पे, चीन और यूएसए के बीच में, फिर महामारी आ गई, अब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इन चीजों की वजह से अभी वो प्रभाव नहीं दिखा। क्षतिपूर्ति हेतु केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष चल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जिनको जीएसटी की वजह से क्षति हुई, तो 5 साल के लिए एक कोष बनाया गया था कि इस कोष में पैसा डाला जाएगा, केंद्र डालेगा, उस पैसे से जो इनकी जितनी क्षति हो रही वो पूर्ति की जाएगी। लेकिन कई राज्य ये आरोप लगा रहे कि उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो संघर्ष चल रहा है। जीएसटी परिषद में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ना होना, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, छोटे राज्यों का कम है, तो ये भी एक चुनौती है। पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है ये जीएसटी से बाहर है, इस पे अभी भी राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, जीएसटी में नहीं आता है, तो ये भी एक चुनौती है।
अब इतनी सारी चुनौतियां दे दी तो राय भी देना है आपको, तो आगे की राय देख लो क्या है। कर संरचना का अत्यधिक सरलीकरण होना चाहिए। जो कर संरचना है आपकी, जो अलग अलग स्लैब बने, उनका और सरलीकरण होना चाहिए जिससे आम आदमी समझ पाए। डिजिटल संसाधनों का इष्टतम उपयोग होना चाहिए। कर चोरी पर लगाम लगानी चाहिए। और अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन होना चाहिए जिससे क्या होता है, लोग अपील कर पाए, डरे ना। ठीक है, कुछ और चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपका आंसर पूरा हो गया। अब कंक्लूजन में ये नहीं लिखना है, हालांकि यहाँ पे आगे लिख सकते हो कि हालांकि जीएसटी एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया था, शुरुआती कुछ परेशानियां आई जिसकी वजह से अपेक्षाकृत उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन धीमे धीमे हम चुनौतियों को दूर करती जा रही है, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको दूर करती जा रही है और इसके प्रभाव अब धीमे धीमे दिखने शुरू हो गए। आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और आगे क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में आप ये अपना सुझाव दे सकते हो। तो ये सब करके आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो जो भी आपका माइंड में आए। ठीक है, अब अदर चीजें क्या ऐड कर सकते हो, जो भी जरूरत है उस हिसाब से। तो क्या क्या है कि कर संरचना जो टेक्स्ट स्लैब है वो लिख सकते हो कि टोटल 5 स्लैब है। अब 5 स्लैब में एक तो 0% है, तो वो तो बिना कर का है, लेकिन उसको जोड़ा जाता है। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लागू करने के कारण लिख सकते हो कि इसको लागू क्यों किया गया, कब से चला आ रहा था, पहले सेन बेट आया, मोड बेट आया, तो वो सब आप जान सकते हो। ठीक है, फिर इसका महत्व भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि राष्ट्रीय साझा बाजार बनाना, कराधान सुव्यवस्थित करना, अनुपालन बढ़ाना, चोरी रोकना, भ्रष्टाचार कम करना। ठीक है, हालिया विवाद लिख सकते हो कि जीएसटी पे कई सारे राज्य कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो विवाद आप डाल सकते हो कि इस राज्य के सीएम ने ये बोला था, ये प्रॉब्लम आ रही हो। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इन पे जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मेन तो यही है, देश की रीढ़ है ये एमएसएमई, तो इस पे प्रभाव आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो। जो असंगठित क्षेत्र है उसको ऐसा बोला गया था कि जीएसटी ने इसको तबाह करके रख दिया, जब शुरुआत में राहुल गांधी बहुत सारा मुद्दा उठा रहे थे, तो इस पे प्रभाव भी लिख सकते थे आप। लेकिन जैसा मैंने बोला कि शब्दों की लिमिट होती है, करने को बहुत कुछ होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब में 6-6 पेज होते हैं, बट आपको क्या है, कोई समय दे दे कि जो आपको 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसका आंसर सारी चीजें करके वो आपको 20 मिनट दे दे, और प्लस आपको पेज दे दे, आप सारे आंसर लिख के आ जाओगे अच्छे नंबर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो हर चीज के अंदर आपको देखना है कि कितने कम शब्दों में आपका काम। जैसे मैंने ये सारी चीजें बना के आपको दी हैं, वैसे ही आप नोट्स आगे बना सकते हो टॉपिक्स के। यहाँ पे भी मॉडल आंसर मिलते रहेंगे आपको। आगे देखते हैं। 3 सेपरेट बैचों की जानकारी है, जिनको नहीं पता कि 3 बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। एक बीपीओ की न्यू वैकेंसी आ रही है, इसका चल रहा है, आरओ का चल रहा है, और यूपी प्लस सी जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है। कोई भी बैच जो भी आपका एग्जाम है आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बेस्ट तरीके से पढ़ाई होगी, प्लस जितनी भी पीडीएफ है, हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, उनके आप प्रिंट करा सकते हो या नोट बना के खुद से भी लिख सकते हो। पढ़ते रहिए, साथ में आप लोगों को जो भी चीज़ें करानी है, टास्क टेस्ट वगैरह या रिवीजन कराना, वो सारे प्रोग्राम आगे करके चलते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ों में आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, ये कंबाइंड बैच है, इसमें तीनों का जो कंटेंट है, वीडियो क्लासेज हैं, इस एक बैच में आपको मिल जाएंगी। अगर आप कंबाइंड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी फीस है 499, इनकी फीस है 299 किसी भी बैच की, सिंगल बैच की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहां पे भी सारी जानकारी मिल जाएगी, जीएस रेवोल्यूशन, वहां पे भी सर्च कर सकते हो। और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।